नेपाल, इंडोनेशिया और फ्रांस ये तीनों ही देश पिछले दिनों सत्ता विरोधी प्रदर्शनों के गवाह रहे हैं। सरकार की नीतियों के खिलाफ उग्र हुए इन प्रदर्शनों में न सिर्फ नेपाल और फ्रांस में सत्ता बदलने का काम किया, बल्कि मौजूदा व्यवस्था में जेनजी की भूमिका और महत्वाकांक्षाओं को भी परिभाषित किया है। हालांकि तीनों ही देश भले ही हजारों मील की दूरी पर बसे हों, लेकिन इकोनॉमी एक ऐसा कॉमन डिनोमिनेटर था जो कि हालिया प्रोटेस्ट से तो लिंक था ही, बल्कि इन देशों की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को भी तय कर रहा है। इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे 21वीं सदी में अर्थव्यवस्था देश की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा सूत्रधार है। सबसे पहले आप फ्रांस, इंडोनेशिया और नेपाल के इकोनॉमिक ऑर्डर को समझिए। फ्रांस एक डेवलप्ड देश है, जबकि इंडोनेशिया उभरती हुई यानी डेवलपिंग इकोनॉमी है, जबकि नेपाल का शुमार अभी भी लो डेवलप्ड देशों की लिस्ट में किया जाता है। इसके बावजूद भी ये देश इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी की वजह से पॉलिटिकल हलचल से गुजर रहे हैं। अब सबसे पहले फ्रांस का सूरत हाल देखते हैं। यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी इन दिनों भयंकर कर्ज के बोझ के तले दबी हुई है। इस समय फ्रांस पर 35 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, जो कि इस देश की जीडीपी का 113% है, जबकि आंकड़ा 2029 तक 125.3% तक पहुंच जाएगा। वो भी ऐसे समय में जब जीडीपी ग्रोथ का प्रोजेक्शन फ्रांस में 1% से भी कम है। और ऐसा भी नहीं कि सरकार टैक्स कलेक्शन कम कर रही है, बल्कि फ्रांस का टैक्स टू जीडीपी रेशियो अभी भी 45.6% है, जो कि पूरे यूरोपियन यूनियन में सबसे ज्यादा है। ऐसी कंडीशन में वहाँ सरकार टैक्स तो नहीं बढ़ा सकती, और कर्ज घटाने के लिए सरकार ने जो अब किया है वो और भी ज्यादा खतरनाक है। दरअसल सरकार ने सोशल और हेल्थ केयर आउटलेट पर किए जाने वाला खर्च को घटाने का फैसला किया है। ये जीडीपी का करीब 32.3% है। नए प्रपोजल के मुताबिक पेंशन और हेल्थ केयर फंड से करीब 50,000 करोड़ घटाया जाएगा। इसी फैसले की वजह से प्रोटेस्ट भी हुए और मौजूदा प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायो की सरकार भी गिर गई। फ्रांस के बाद इंडोनेशिया का हाल देखते हैं। यहाँ की भी इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है। इनकम इनइक्वालिटी और सोशल सिक्योरिटीज की कमी की वजह से ही स्टूडेंट्स और आम नागरिकों का प्रोटेस्ट पिछले दिनों जावा और सुमात्रा की सड़कों पर नजर आया था। इन विरोध प्रदर्शनों को सिलसिलेवार आपको समझना होगा। हालिया प्रोटेस्ट इंडोनेशिया में सांसदों के 2.5 लाख रुपए के हाउसिंग अलाउंस को दिए जाने के विरोध में शुरू हुए थे, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि प्राइम मिनिस्टर प्रभायो के फ्री स्कूल मील इनिशिएटिव पर मौजूदा सरकार से 88,000 करोड़ रुपए के खर्च और इसकी वजह से दूसरे खर्च में कटौती सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ सरकार एजुकेशन, पब्लिक वर्क और हेल्थ केयर पर खर्च घटा रही है, जिसका सीधा असर जॉब और इनकम इनइक्वालिटी पर साफ नजर आ रहा है। प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस की गाड़ी से एक फूड डिलीवरी ड्राइवर की डेथ भी इस बात का प्रतीक बनी कि इंडोनेशिया में फॉर्मल जॉब्स की कितनी कमी है। नेपाल भी लंबे समय से इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज का सामना कर रहा है। देश की 55% आबादी 100 रुपए से भी कम कमाती है। देश में ना के बराबर मैन्युफैक्चरिंग और हाई टैक्सेस की वजह से एक बड़ी आबादी रेमिटेंस पर निर्भर है। इसके साथ ही 82% वर्कफोर्स इनफॉर्मल सेक्टर में कमाई करती है, जिसकी कमाई ग्लोबल स्टैंडर्ड के वेजेस के हिसाब से बेहद कम है। ऐसे में सरकार की कमाई भी बेहद कम है और सोशल सिक्योरिटीज पर खर्च बेहद लिमिटेड। लेकिन 30% ज़्यादा नेपाली यूथ की एस्पिरेशन अनस्टेबल सरकार पूरी करने में असमर्थ रही है। इन तीन देशों के अलावा अर्जेंटीना, ग्रीस और थाईलैंड जैसे डेवलपिंग देश भी इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी के कॉन्सिक्वेंसेस झेल रहे हैं, जबकि जापान इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। यहाँ पर डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक राइज के समय न सिर्फ एलडीपी की लगातार जीत रही, बल्कि वोटर टर्नआउट भी उस दौरान सबसे ज्यादा रहा जब देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रही। इसका मतलब साफ है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सरकारों की किस्मत को तय करेगी, और टैरिफ जैसे कदम की वजह से ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की डिवाइड और भी आने वाले समय में बढ़ सकता है।